कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। घोषणा पत्र की थीम अन्याय से न्याय की ओर रखी गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाने का वादा, युवाओं को 22 लाख नौकरियां देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये नौकरियां नए पदों के सृजन से नहीं मिलेंगी, बल्कि ये वो पद हैं जो एनडीए भाजपा सरकार के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 31 मार्च 2020 तक ये सभी पद भर दिए जाएंगे। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए एक त्वरित कार्यबल गठित करने की योजना बनाई है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात की गई है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी किसानों की ऋण माफी की भी बड़ी घोषणा कर सकती है। घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा। राहुल गांधी ये घोषणा पत्र जारी करेंगे और अहम बातें जो इस घोषणा पत्र में मेंशन की गई हैं वो आपको न्यूज़ 18 बता रहा है। घोषणा पत्र की जो थीम है वो अन्याय से न्याय की ओर रखी गई है और इस घोषणा पत्र में कई अहम बातों को तवज्जो दिया जा रहा है। हर नागरिक को स्वास्थ्य की गारंटी का कानूनी अधिकार है। वादे बड़े बड़े किए गए हैं इसमें। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% महिला आरक्षण का वादा है इसमें। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, घोषणा पत्र तैयार है, राहुल गांधी आज कब तक ये घोषणा पत्र जनता के सामने रखने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय 11:30 बजे पहुंचेंगे और पार्टी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उस दौरान पहुंचेंगे और 12 बजे के करीब ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है घोषणा पत्र समिति की तरफ से, उसमें 3-4 जो अहम मुद्दे हैं उनको उस पर फोकस किया गया है। जैसा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश के लगभग 5 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको 6,000 रुपया महीना देंगे और 72,000 रुपया सालाना देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। इस पे पूरी तरह से फोकस किया गया है। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पे निशाना साधते हुए कहा था कि देश में जो है 22 लाख रिक्त पद जो है सरकारी नौकरियों में उनको भरा जाएगा अगर इनकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो उस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही बड़ी बात उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख के कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है केंद्र में तो महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही किसानों को लगभग 2,000 रुपए 2 लाख रुपए जो है कर्ज माफ किए जाएंगे, सालाना 2 लाख रुपए जो है। तो इस तरह की तमाम बड़ी बातें उन्होंने की है जो सूत्रों के हवाले से खबर है और 12 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि उसमें क्या चीज है। जी और राजीव, जो थीम रखी गई है अन्याय से न्याय की ओर, ये कितना आकृष्ट कर पाएगा लोगों को? बिल्कुल, देखिए, न्याय की ओर वाली ये थीम बिल्कुल इसको पूरी तरह से प्रचारित करने की कवायद है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं और जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं इन लोगों के, और साथ ही जो न्याय स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो उम्मीद कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो पॉलिटिकल मैनेजर है उनको लग रहा है कि यह जो थीम है यह काफी पॉपुलर होगा और इसका फायदा जो है इन लोगों को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के साथ चुनौती ये है कि जो कांग्रेस की जो सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और पंजाब में, तो वहां भी जो मैनिफेस्टो ये लोग जारी किए थे उसमें तमाम वादे ये लोग किए थे कि ये किसानों को की कर्ज माफी की जाएगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो यह जो मैनिफेस्टो लोग जारी कर रहे हैं खास करके किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को ध्यान में रख करके फोकस किया गया इसमें। तो इसपे अगर जनता कंपेयर करती है तो इसका कितना असर पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आपका 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इधर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज जारी अधिसूचना होने वाली है। चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वो भी आपको हम बताएंगे। 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। चौथे चरण के लिए नामांकन है और आपको बताते हैं उन 13 शहरों के नाम जहां चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर की सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण के लिए नामांकन और चौथे चरण की ये जंग जो है इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान के लिए
अधिसूचना जारी होने वाली है। खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज 10,000 युवाओं से रूबरू होने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में शिक्षकों से संवाद किया था और आज युवाओं से संवाद करने का दिन है। 10,000 युवाओं से रूबरू होने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिक्षकों से संवाद किया, उनकी तकलीफों को कल उन्होंने जाना, क्या कुछ वो चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, इन तमाम चीजों पर लोगों की राय ली, शिक्षकों की राय ली और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10,000 युवाओं से रूबरू होंगे। युवाओं का मन टटोलने की आज कोशिश की जाएगी सीएम की ओर से। चुनावी माहौल है और ऐसे में हर तबके पर पूरा फोकस है। गोरखपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम यहां हैं। ये बताइए कि जिस तरह से शिक्षकों का कल मन टटोला गया, आज युवाओं से बातचीत की जाएगी, युवाओं से संवाद किया जाएगा। कब तक ये संवाद सीएम शुरू करने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है? उनका जो समय दिया गया है वो तो आधिकारिक रूप से 10:30 बजे का दिया गया है, लेकिन 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। गोरखपुर के नेपाल क्लब में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे, साथ ही जो युवा हैं वो रहेंगे। पूरा फोकस आज युवाओं पे किया जा रहा है क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, अगर हम सिर्फ गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे करीब 50% जो मतदाता है वो युवा हैं, यानी कि उनकी उम्र 38 साल से कम है। 24,000 से अधिक ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा फोकस है कि युवाओं को अपने पाले में रखा जाए। अगर युवा उनके साथ रहेंगे तो पार्टी को आसानी से जीत मिल जाएगी। और चूंकि जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, वो जाति धर्म और उससे मजहब से भी ऊपर उठ के मतदान कर सकता है, मतदान करेगा भी। तो योगी जी की ये पूरी कोशिश है, मुख्यमंत्री की ये पूरी कोशिश है कि युवाओं को अपने पाले में खड़ा किया जाए और इसी कारण आज सीधा संवाद उनसे रखा गया है। इसके पहले कल जो बौद्धिक स्तर पे जो शिक्षकों से बात की, इस समाज में जो माहौल बनाने का काम होता है वो बौद्धिक स्तर पे होता है और उसमें शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका होती है। वो किसी के पक्ष में माहौल और विपक्ष में माहौल बनाने में शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका होती है। सरकार ने क्या किया है, उसके क्या फायदे निकल के आ रहे हैं, अगर एक शिक्षक समझाएगा तो समाज पे एक अलग असर पड़ता है। शायद इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन शिक्षकों के बीच गए और अपनी बात वहाँ पे उन्होंने कही कि हमारी सरकार और पिछली सरकार ने किस तरीके से काम किया और तुलनात्मक अध्ययन वहां पे पेश किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और शिक्षकों के सामने अपनी बात रखते हुए उनसे कहा कि समाज को जागरूक करने का काम आप लोगों के ऊपर है। आप जागरूक करिए कि किस तरीके से पिछली सरकारों ने काम किया और किस तरीके से हमारी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही। तो यानी कि कुल मिला के जो चुनावी फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो एकदम साफ है। पहले बौद्धिक स्तर पे लोगों को जागरूक करना है और जस्ट अगले ही दिन युवाओं के बीच जाके उनको एक संदेश देना है, चूंकि युवा जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मोनिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका रामगोपाल। तो आज 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब युवाओं से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज वाराणसी दौरे पर भी रहने वाले हैं, जहां सीएम नए मतदाताओं और युवाओं से संवाद करेंगे और चुनाव संचालन समिति की बैठक में भी भाग लेंगे। वाराणसी के दौरे पर भी सीएम रहने वाले हैं। वाराणसी में भी पूरा फोकस है नए मतदाताओं और युवाओं से। सीएम यहां भी संवाद करेंगे। नए मतदाता और जो युवा वर्ग है उनकी संख्या काफी ज्यादा है और ऐसे में इस वर्ग को साधने की हर दल कोशिश में लगा हुआ है और इसी के तहत सीएम भी ऐसे तमाम युवाओं से जो पहली बार वोट कर रहे हैं, युवा हैं, मतदान करने वाले हैं, नए मतदाता हैं, इन तमाम लोगों से यहां भी संवाद करने वाले हैं। गोरखपुर में भी आज युवाओं से संवाद किया जाएगा और वाराणसी में भी कुछ उसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। आज से शुरू होंगी मायावती की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती 1 महीने में करीब 100 सभाओं को संबोधित करेंगी। ओडिशा में होने वाली रैलियों की मायावती शुरुआत कर रही हैं। ओडिशा से मायावती की रैली की शुरुआत होगी। ताबड़तोड़ रैलियों का जो खाका है वो तैयार हो गया है। 3 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में जनसभा माया करने वाली हैं। 4 अप्रैल को तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो रहेंगी, यहां जनसभा को संबोधित करेंगी। 5 अप्रैल को नागपुर में रैली करने वाली हैं मायावती। 7 अप्रैल को गठबंधन की पहली साझा रैली सहारनपुर के देवबंद में की जाएगी।
अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अलाउद्दीन, मायावती के चुनावी रैली का खाका तैयार हो गया है। शुरुआत भी 3 अप्रैल से माफ कीजिएगा ओडिशा से होने वाली है। ओडिशा से चुनावी बिगुल मायावती फूंकने वाली हैं। ये बताइए कि और क्या कुछ बताया जा रहा है। ये रैलियां मायावती करेंगी और सबसे अहम बात ये कि 7 अप्रैल का दिन अहम होगा जब साझा रैली सहारनपुर के देवबंद से की जाएगी। गठबंधन की रैली से पहले वो खुद भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू कर रही हैं। आज वो अब से कुछ देर बाद लखनऊ से भुवनेश्वर के लिए निकल रही हैं विशेष विमान से। कुल मिलाकर के 1 महीनों के अंदर करीब 80 से 90 रैलियां जो है मायावती करेंगी। तो ऐसे में 11 रैलियां ही सिर्फ गठबंधन की साझा हैं, बाकी उन्हें अपनी पार्टी के लिए रैली कर रही हैं। उड़ीसा में क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए भी वो प्रचार करेंगी। और इसके बाद कल जो है वो आंध्र प्रदेश जाएंगी, फिर इसके बाद जो है हैदराबाद में परसों रैली उनकी है। हालांकि सबकी नजरें, बात आप सच कह रही हैं कि जो साझा रैली होनी है सहारनपुर के देवबंद पर, उन पर लगी है। इसके अलावा 19 अप्रैल को मैनपुरी में मुलायम सिंह के पक्ष में जो एक रैली होनी है, साझा रैली, उस पर भी सबकी नजरें हैं। और आखिरी रैली उनकी वाराणसी में होगी, पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के अकेले ही सही, लेकिन मायावती आज से अपने चुनावी प्रचार का आगाज कर रही हैं। लोगों को लग रहा था कि साझा रैली के बाद ही वो चुनाव प्रचार में उतरेंगी, लेकिन उससे पहले ही मायावती इस बात को खास तौर से फोकस करना चाह रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपना विस्तार कर सके। इसके अलावा एक अभियान उनकी पार्टी इंटरनल और चलाने जा रही है। जो भीम आर्मी के मुखिया हैं चंद्रशेखर, उनके खिलाफ भी इंटरनली उनका काडर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करने जा रहा है कि चंद्रशेखर पूरी तरह से बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्हीं के कहने पर वो वाराणसी के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रचार का जो पूरा तरीका है, मायावती उसमें हमेशा से पारंगत मानी जाती रही हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से वो प्रचार प्रसार अपना करती रही हैं। तो आज का दिन बीएसपी के लिए खास है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मायावती के चुनावी रैली का पूरा खाका तैयार है। ओडिशा से आज मायावती चुनावी बिगुल फूंकने वाली हैं। थोड़ी देर में भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगी। और अब बात करते हैं पलटवार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर जमकर निशाना साधा। 4 साल बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने इस मामले पर बीजेपी से जवाब मांगा है। साथ ही इसे शहनवाज हुसैन के लिए भी बुरा बताया है। आपको बता दें कि भागलपुर से 2 बार सांसद रहे शहनवाज हुसैन को इस बार टिकट नहीं मिला, तो इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को कसूरवार बताया था। 4 साल बाद नीतीश कुमार ने पहली बार न्यूज 18 नेटवर्क को अपना इंटरव्यू दिया है, जिसे आप जल्दी ही न्यूज 18 नेटवर्क पर देखेंगे। सीट का जो बंटवारा है उसको देखकर शहनवाज हुसैन जी काफी नाखुश लग रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या पता नहीं, अब काहे नाखुश है उसको तो पूछना चाहिए अपने पार्टी में। वो शायद चुनाव समिति का मेंबर है तो उनको पूछना चाहिए था। उनको तो अपने पार्टी से पूछना चाहिए था। मांगे हैं भागलपुर सीट, ये तो अपनी पार्टी में जाकर के पूछे, किसे पूछता नहीं। क्यों नहीं पार्टी के अध्यक्ष से पूछते, क्यों नहीं यहाँ के जो प्रभारी हैं पार्टी के उनसे बात करते हैं। इस तरह की बात करना। और आपको मालूम है शहनवाज हुसैन को बीजेपी ने टिकट कब दिया? जब यहां सरकार बनी, हम भी एमपी थे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी एमपी थे। वो भागलपुर से जीते थे एमपी और उपचुनाव था। जाकर के पूछ लीजिए अभी आप अरुण जेटली जी से, सुशील मोदी जी से पूछिए किसने इंसिस्ट किया कि इनको शहनवाज हुसैन को चुनाव लड़वाइए भागलपुर से। हम उस पार्टी के सदस्य नहीं थे, अलायंस में थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मेरी बात मान करके इनको टिकट दिया। क्या रिश्ता था भागलपुर से? अगली बार भी जीत गए। लेकिन इस तरह की बात करना, ये तो बहुत ही घोर, जिसको कहिए कि ऐसी बात है जो ऐसा लगता है कि आदमी जिस पार्टी में, उस पार्टी के इंटरनल चीजों से भी अवगत नहीं है। हम आप भागलपुर से भाई कैंडिडेट थे, आप लड़ते, बीजेपी को लेना चाहिए था। हम कहां गए थे कि हमको भागलपुर ही दीजिए? हमने तो कुछ कहा नहीं। नीतीश जी कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह का बयान ठीक नहीं, इस तरह का बयान ठीक नहीं। और मैं चाहता हूं कि इसको बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए और उस व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान देना उनका नुकसान पहुंचाएगा।